हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंट्स में अब हमारा अगला पड़ाव जो रहेगा वो रहेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो उसके लिए हम स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे। पूरा सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में स्टडी मटेरियल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल में आपको एक मटेरियल तो लास्ट में आया होगा प्रोनाउंसमेंट वाला। तो प्रोनाउंसमेंट में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए होंगे, लेकिन वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्चुअल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मींस बेयर एक्ट है, बेयर लॉ होता है, एक्चुअल जैसा वहां लिखा वो है, वो बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, उसके समरी नोट्स होना चाहिए ताकि आपको क्लियरिटी जाता है। तो वो समरी नोट्स जो होते हैं वो आपको स्टडी मटेरियल में मिलेंगे। तो उस प्रोनाउंसमेंट वाले में से कुछ भी नहीं पढ़ना है, हम तो स्टडी मटेरियल पर आएंगे। और स्टडी मटेरियल में आप आएंगे पेज नंबर 3.20 पे, यूनिट नंबर 2, ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आप स्टडी सारे यहां से कराऊंगा क्योंकि यहां बहुत अच्छे समरी नोट्स टाइप बने हुए हैं, तो इसलिए हमको अलग से कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। यहीं पर आप अपने बुक सामने रखना, हर एएस में यहीं पे जो लिखवाते जाऊंगा, जहां अंडरलाइन स्टार बनाना है, कुछ लिखवाता भी हूं तो वहीं पर, और ज्यादा लिखवाया अगर मैंने तो एक पेज वहीं पर पेस्ट कर लेना और उस पर लिखना। तो क्या रहेगा, आपको अलग अलग कहीं कॉपी में देखना नहीं पड़ेगा। हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर कॉपी में करेंगे, लेकिन थ्योरी एक जगह मिल जाना चाहिए। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 और 16 मैंने जरूर अपने नोट्स में दिए हैं, है ना। तो वो हुआ तो मैं उससे पढ़ा दूंगा, अदरवाइज वो भी इसी से पढ़ लेंगे हम, ताकि एक ही जगह मैं चाहता हूं सारी थ्योरी इकट्ठी हो जाए। प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन की क्या करें सर, तो इसमें जो हर एस के बाद में प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए वो करवाऊंगा। प्लस मैंने अपने नोट्स में आखिरी में आपको कुछ प्रिंट आउट फोटोकॉपी दी थी DS रावत बुक में से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। वो क्वेश्चन भी आप करते चले जाना, वो होमवर्क रहेगा आपके लिए। ठीक है, और उसके डाउट्स हम फिर इकट्ठे कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पेज नंबर 3.20 से स्टार्ट होता है। कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए हैं जरा देखें आप। AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3, AS10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, 11 इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, 12 अकाउंटिंग फॉर ग्रांट्स एंड अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट AS13 और AS16 बोरिंग कॉस्ट। ठीक, स्पेसिफिक लिस्ट है, ध्यान रखना। मतलब फर्स्ट ग्रुप के कोर्स में सिर्फ ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, दूसरे नहीं है, दूसरे नहीं, ये बात ध्यान रखना। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड ग्रुप में है और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो आपके कोर्स में है ही नहीं, ना फर्स्ट ग्रुप में ना सेकंड ग्रुप। तो हमें जितना बताया गया हम उतने ही पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में कितने हो गए आप देखें, ये 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसमें से AS3 में पूरा करवा चुका हूं आपको, AS3 मुझे नहीं पढ़ाना है। AS3 में पूरा AS की ही सारी बातें और AS के हिसाब से प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग क्या होती, कब होती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, सब कुछ हम कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा यहां अलग से नहीं दिया। तो एक AS हमारा हो गया। फिर AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, पूरा चैप्टर मैंने अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट का पढ़ाया, उसमें AS13 बता दिया था, आप याद करो। मैंने पूरा AS13, आप चाहो तो वो वीडियो देखना, पूरा AS13 में बता चुका हूं। उसमें वो AS13 की ही थ्योरी बताई थी, स्टार्टिंग में पूरा AS13 पढ़ाया था मैंने, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे लाया था। तो पूरा AS 100% AS की सारी बातें पूरा AS ही छाप दिया था मैंने वहां पर। तो ये AS भी 100% अपना कंप्लीट है, और वो वीडियो भी आपके पास है इन्वेस्टमेंट का, आप चाहे तो AS13 रिवाइज कर लेना वहां से। और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी अगर AS13 के आते हैं तो वही आते हैं जो हमने करे थे, वो 3 कॉलम में इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने वाले, एक इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, वही क्वेश्चन रहते हैं, कुछ अलग नहीं। तो 8 में से 2 AS हमारे कंप्लीट है, अब बचे 6, है ना। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, छोटा सा AS है, एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा। अकाउंटिंग डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, सबसे पुराना है। तो इसके बारे में आप देखें, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, नाम ही कैसा है,
कि जितनी भी आप अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्ट करते हो इन प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उन सबको आपको डिस्क्लोज करना है। आपको डिस्क्लोज करना, आपने जब आप रिपोर्ट तैयार करते हैं, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, सब कुछ पूरी बंच आता है कंपनी में, आपने देखा होगा पूरा बंच आता है। तो उस पूरे बंच में डिस्क्लोजर क्यों जरूरी है? ताकि जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, वो उस तरीके से पढ़े, पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए पढ़े। हो सकता है वो आपकी कंपनी को किसी और कंपनी से कंपेयर कर रहा हो। अब आपने फीफो मेथड अप्लाई की, स्टॉक वैल्यूएशन की, उसने वेटेड एवरेज अप्लाई की, तो कंपैरिजन करने में इजी रहता है। इसलिए आपको सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वगैरह लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, तो इंट्रोडक्शन तो हमें कुछ करना नहीं है, सीधे आ जाए आप पेज नंबर 3.22 पर। 3.22 पर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन से ऊपर एक पैराग्राफ दिया है। जितना पढ़ाऊंगा, मैंने पहले ही कहा, सारे इसका एक ही रूल हो, बार बार नहीं बताना पड़े मुझे। जहां जहां मैं पढ़ाऊंगा बस वहां राइट लगाना है, उतना उतना पढ़ना है। ठीक है, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन नहीं पढ़ते हैं। पर्पज ऑफ AS1 क्या लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में? द पर्पज ऑफ AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इज टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट by requiring disclosure of significant accounting policies in orderly manner. An explanation in the preceding paragraph, such disclosure facilitate more meaningful comparison between financial statement of different enterprises for the same accounting period. अभी मैंने यही कहा आपसे, क्यों disclosure? Better understanding of financial statement and better comparison between two enterprises. ठीक है, उसके लिए ये जरूरी है। The standard also require disclosure of change in accounting policies such that the user can compare financial statement of same enterprise for different year. Why disclosure of change in accounting policies is required? To compare financial statement of same enterprises. X Limited's financial statement of last year and X Limited's financial statement of current year. Compare. And if there is change in accounting policy, then it should be disclosed so that the reader can compare according to that change. आपने लास्ट ईयर वेटेड एवरेज से किया, इस बार फीफो से किया, तो वो समझ जाएगा कि स्टॉक में चेंज क्यों आया, तो उसे पता लगना चाहिए। ठीक है, इसके लिए पूरा एस बनाया है। तो इस एस में एक्चुअली सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितने भी होते हैं वो दो तरह के होते हैं। नाम जरूर इनका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लेकिन एक्चुअली इसमें से कुछ एएस में अकाउंटिंग सिखाई जाती है, डेबिट क्रेडिट किसे करना है, डेबिट किसे क्रेडिट करना है, और कुछ एएस में सिर्फ डिस्क्लोजर सिखाया जाता है कि आपको अकाउंटिंग नहीं, डेबिट क्रेडिट क्या करना वो नहीं, आपने जो डेबिट किया है वो तो ठीक है, प्रेजेंटेशन सिखाया जाता है। तो यानी मेरे हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को दो पार्ट में बांटता हूं, एक अकाउंटिंग पार्ट और एक डिस्क्लोजर पार्ट। तो ये AS1 जो है ये डिस्क्लोजर में आता है, इसमें आता है डिस्क्लोजर, इसमें कुछ अकाउंटिंग नहीं सिखा रहे। अभी आपको मैं AS16 बताऊंगा तो वहां डिस्क्लोजर, वहां पर अकाउंटिंग बताई जाएगी, किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है। ठीक है ना, तो ये हम सीखेंगे अलग अलग टाइप के। तो फिलहाल इस एस में प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, जो भी है थ्योरी। अच्छा, कुछ और नॉलेज भी बता दूं मैं आपको, वो ये कि फिलहाल आपके कोर्स में नहीं है, हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कई साल पहले से इंस्टीट्यूट ने नोटिफाई कर रखे हैं, और ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेके 32 तक हो गए थे। कितने हो गए थे? AS1 से लेके 32 बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, उसमें से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने 30, 31 और 32 ये तो डिलीट कर दिए, हमेशा के लिए हट ही गए। तो और 8th नंबर ये तो हमारे टाइम से हट चुका था, हमारे जमाने से। 6th नंबर अभी हटा, 10th को रिप्लेस करते, 10th और 6th मर्ज हो गए तो 6 हट गए। ये ना आप देखेंगे कि इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से 5 एस हट चुके हैं, अब बचे 27। 27 में से आपके फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ठीक है,
हमें यही पढ़ना है। अब ये क्या बोला है सर, जब ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंडिया में बने हुए हैं, तो ये क्या है? इसका नाम है इंड एस। इंड एस मीन्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये भी इंडिया में है। एक्चुअली क्या था कि IFRS का आपने नाम सुना होगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो IFRS से कई कंपनियां ग्लोबल बिजनेस कर रही है। अब यहां रिपोर्टिंग का तरीका अलग है, वहां रिपोर्टिंग का तरीका अलग है। और इंडिया की रिपोर्टिंग तो आप जानते हो, बहुत ही मतलब ये एज जो थे इतने अच्छे नहीं थे, इसकी रिपोर्टिंग इतनी अच्छी नहीं मानी जाती थी। जब इंडिया की कंपनी बाहर लिस्टिंग करने की सोचती थी, नेस्डेक अमेरिका में, तो वहां पर अपने यहाँ के प्रॉफिट को या अपने यहाँ के बैलेंस शीट में से बहुत सी चीजों को गलत ठहराया जाता था, यानी ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बता देती, आपका प्रॉफिट मैनिपुलेटेड है, तो कई प्रॉब्लम आती है। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर एक जैसी रिपोर्टिंग का फॉर्मेट होना ये सोचा गया है। तो वो सब बनाया किसने? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये बनाया गया इंटरनेशनल लेवल पे। एक जैसे कई कंट्रीज ने एज इट इज अडॉप्ट किया इसको। हमारे इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, यहां एज इट इज सारी बात फिट नहीं हो पा रही थी, तो हमने क्या किया, हमारे यहां पर इसमें से कुछ चीजें कट कर दी और कुछ इसमें ऐड कर दी। IFRS में जो बातें लिखी थी वो हमारे इंडियन इकोनॉमी पे जो फिट नहीं थी उसको हमने हटा दिया, उसको बोलते हैं कार्व आउट। और हमने कुछ ऐड किया तो उसको बोलते हैं कार्व इन। आप पढ़ोगे CA फाइनल में। तो एक नए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बन गए हमारे इंडिया के हिसाब से। तो अब हमारे इंडिया में उसका नाम IFRS न रखते हुए हमने क्या रख दिया? इंडेस। इन्हें समझ लो कि बस कुछ भी नहीं है, ये IFRS ही है। तो ये IFRS है और ये सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब ये पूरा का पूरा आपका CA फाइनल में पढ़ने को मिलेगा आपको। पूरा CA फाइनल में लगभग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो खत्म ही कर दिए हैं, ये स्टार्ट होगा। तो आपको IPC लेवल पे ये समझाए जा रहे हैं, फाइनल लेवल पे ये समझाए जाएंगे। दोनों क्यों समझाए जाएंगे सर? एक ही देश में दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों? तो भाई ये वाले AS अभी धीरे धीरे 1 by 1 सब बड़ी बड़ी कंपनी पे अप्लाई होना शुरू है ना। एक फेज में 2017, 18 ऐसे करते करते स्टार्ट हो रहे हैं। अभी सारी कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। जिस दिन ये सारी कंपनी पे एप्लीकेबल होंगे ये हटते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसका ग्राफ नीचे होता जा रहा है। लेकिन ये वाला फेज स्टूडेंट्स के लिए बड़ा बेकार होता है, क्योंकि यह दोनों चीज पढ़ना पड़ती है। इसलिए अभी आपको ये भी पढ़ना पड़ रहा है, ये भी पढ़ना पड़ रहा है। आने वाले टाइम में डेफिनेटली सारे खत्म हो जाएंगे, पूरे जीरो, सिर्फ और सिर्फ ये बचेंगे, बट टाइम है भी उसमें। इसलिए अभी हमें IPC लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर हमें सिर्फ ये कॉन्सेंट्रेट करना है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये मैंने सिर्फ आपको जनरल नॉलेज पर्पस के लिए बताया कि कोई बोल दे कि इंडेक्स क्या होते तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो हम सिर्फ फर्स्ट ग्रुप की ओर ध्यान देते हैं। फर्स्ट ग्रुप में हमारा पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो है AS1। पैराग्राफ नंबर 1 आपने टिक लगा दिया। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बताता हूं और ये खत्म हो जाएगा। AS1 से 2 थ्योरी क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है ना। और ये थ्योरी है, ऐसे ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल एस नहीं है, ये डिस्क्लोजर बता रहा है ना। प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन नहीं बता रहा कि डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है। आपको तो डिस्क्लोज क्या करना है बता रहा है। डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड है मेरी नजर में, इसका नाम क्या होना चाहिए? डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप यहां लगा लें, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। बहुत पुराना क्वेश्चन, शायद पढ़ा हुआ है आपका 11th-12th में। 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल, तीनों पॉइंट आपने फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस पढ़ रहे हैं, इसलिए मुझे इसको ज्यादा डीप में समझाने की जरूरत नहीं है। याद कैसे रखें? तो ग्लोबस कॉमर्स एकेडमी, GCA, ठीक है ना। गोइंग कंसर्न, कई सालों से ग्लोबस एकेडमी चल रही, पिछले 20 साल से। कंसिस्टेंसी, आपने देखा परफॉर्मेंस एक जैसा रहता है, ऐसा नहीं कि कभी बहुत अच्छा पढ़ा दिया, कभी बहुत बुरा पढ़ा दिया। अक्रूवल कंसेप्ट, अक्रूवल का मतलब वैसे क्या होगा समझते हो ना आप, कि ड्यूरिंग द पीरियड के सारे एक्सपेंडिचर लिखते हैं, वेदर इट इज पेड और नॉट, वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट। तो इनकम एक्सपेंस सब लिखते हैं, चाहे आपके पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, अक्रूड तो होगा। ऐसे यहां पर भी ग्लोबस एकेडमी में सारा कोर्स टाइम पर, जिस पीरियड का कोर्स है उस पीरियड में ही कंप्लीट करवाया जाता है।
तो GCA गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। खैर चलिए, ये तो ही मजाक वाली बात, सही मायने देखते हैं। तो गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी अक्रूवल, नीचे लिखा है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस इज फॉलोड, नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज एंड इफ नॉट फॉलोड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड है सभी को कि गोइंग कंसर्न है तभी तो बैलेंस शीट बना रहा है व्यक्ति। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ही क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके अगले साल बिजनेस रन करने की इच्छा है। अगर इसकी बिजनेस अगले साल रन करने की इच्छा नहीं है, गोइंग कंसर्न नहीं है, तो फिर ये बैलेंस शीट ही क्यों बनाता है? तो सारे एसेट यहीं बेच देता ना, या फिर बैलेंस शीट की जगह वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाता, ठीक है, जिसमें वो लिखता है एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू। पूरी बैलेंस शीट रियलाइजेबल वैल्यू पे बनती कि मैं तो बेचना चाहता हूं, बट वो तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कैरी फॉरवर्ड क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि मैं बिजनेस कई साल तक करता रहूंगा, ठीक है ना। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल अंडरस्टूड है। मर्केंटाइल सिस्टम अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस सबका एडजस्टमेंट करोगे, तो इसमें क्या डिस्क्लोज करने की जरूरत? तो इसलिए ये जनरली अगर आप फॉलो करते हो, फॉलोड नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज, कोई जरूरत नहीं डिस्क्लोज। उल्टा है यहां, अगर नहीं फॉलो कर रहे हो आपकी बैलेंस शीट या आप गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे नहीं बनी है, या आप आगे गोइंग कंसर्न नहीं रहना चाहते हो, तो आप ये फैक्ट डिस्क्लोज करो। अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखी है अकाउंटिंग पॉलिसीज में 1 by 1, ईयर बाय ईयर, तो आप डिस्क्लोज करो दैट पॉलिसीज आर चेंज्ड, नॉट कंसिस्टेंटली फॉलोड। तो ये फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप एक्रूवल कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर रहे, आप केस सिस्टम से कर रहे हो, तो आप लिखो उसमें। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। अब इन्हीं 3 का मीनिंग तो मेरे हिसाब से आप सब जानते हैं। गोइंग कंसर्न का मतलब पढ़ के देख लेना आप खुद क्या होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द अजम्पशन दैट एन एंटरप्राइज विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन इन फोर्सिबल फ्यूचर। विल कंटिन्यू, ये सोच के बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च ऐसी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि आप उस दिन ये सोच रहे हो कि हम बिजनेस आगे रन करेंगे, ठीक है ना। होगा नहीं होगा वो बात अलग है, लेकिन आपकी इच्छा तो है करने की। अब अगले साल भूकंप आ जाए, आपकी फैक्ट्री खत्म हो जाए, वो एक अलग मैटर हो जाता है, लेकिन आप सोचते रहो ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न, इट मीन्स बिजनेस टू बी कंटिन्यू इन फोर्सिबल फ्यूचर एंड नाइदर देयर इज इंटेंशन नॉर इट इज नीड to materially curtail the scale of operation. Financial statement prepared on going concern basis recognize among other things the need and sufficient relationship profit to replace assets consumed वगैरह, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं। तो going concern is based on the fact that the business will be run in foreseeable future, so that the balance sheet is prepared on historical cost concept and normal accounting concept, and it will be carry forward to next period, ठीक है। अगले साल आप कैरी फॉरवर्ड इसलिए करते हो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। एंड देयर इज नो नीड टू, एक वर्ड लिखा था ऊपर, नाइदर देयर इज इंटेंशन एंड नॉर देयर इज नीड टू मटेरियली कर्टेल द ऑपरेशन, स्केल ऑफ ऑपरेशन। यानी अभी हमें एज ऑन 31 मार्च जब हम बैलेंस बना रहे हैं, तो हमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि हमें, और ना नाइदर देयर इज इंटेंशन, आपका इंटेंशन भी नहीं कि कुछ हम बंद करने जा रहे हैं, नॉर देयर इज नीड, कोई ऐसा कुछ जरूरत भी नहीं, कोई भूकंप थोड़ी ना आ गया कि हमें बंद करना पड़े। ऐसा होता तो बात अलग होती फिर, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। तो नाइदर इंटेंशन नॉर नीड टू मटेरियली कर्टेल मतलब कमी करना, स्केल ऑफ ऑपरेशन। दूसरा कंसिस्टेंसी, ये तो आप सब जानते हो। द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी इज दैट द अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली ईयर बाय ईयर, unless otherwise required by statute means कानून, better presentation of financial statement and compliance of accounting standard। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जनरली अकाउंटिंग पॉलिसीज आर टू बी फॉलोड, यानी आप अगर वेटेड एवरेज से कर रहे हो तो वेटेड एवरेज हर साल लगाओ। अगर आप डेप्रिसिएशन के एसएलएम लगा रहे हो तो हर साल लगाओ कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं कि इस साल एसएलएम फिर डब्ल्यूटीवी फिर एसएलएम, कभी वेटेड कभी फीफो, ऐसा नहीं। आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करना है। हाँ, कब चेंज कर सकते हो? तो 3 रीजन से चेंज कर सकते हो, अनलेस अदरवाइज। अभी मैंने बोला 3 कब चेंज कर सकते हो आप अपने
पॉलिसीज को वेन रिक्वायर्ड बाय स्टेट्यू मीन्स कानून के द्वारा जब जरूरी है ना, लॉ में अमेंडमेंट हो गया, अब लॉ में अमेंडमेंट हो जाएगा, फिर अब आप क्या कर लोगे, ठीक है ना, तब आपको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा, बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप उस पॉलिसीज को चेंज करने से अगर आपकी अकाउंटिंग आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाएगा तो करो। या तीसरा, कोई नया एएस आ गया या इंड एएस आ गया तो उसकी कंप्लायंस करने के लिए, हो सकता है वो मैंडेटरी एएस हो गया, तो आपको उसको कंप्लाई करने के लिए अपनी पॉलिसी बदलना पड़ेगी। तो पॉलिसी बदलने का मतलब समझते हो, पॉलिसी हो तो बदलोगे ना। तो कैसे देखोगे आप कहीं पे भी चेंज इन पॉलिसी, कि आपको पहले कोई पॉलिसी नजर आएगी कि ऐसा करते थे और अब ऐसा कर रहे हैं। कोई चीज फर्स्ट टाइम पहली बार कर रहे हैं, पहले हम कुछ लिखते ही नहीं थे, हम प्रोविजन बनाते ही नहीं थे ग्रेच्युटी का, अब पहली बार ग्रेच्युटी का प्रोविजन बनाने लगे फर्स्ट टाइम। तो ये चेंज इन पॉलिसी तो नहीं होगा, ये तो फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ पॉलिसी हुआ। तो ये भी ध्यान रखना है, चेंज कब होगा, जब आपने कई सालों से फॉलो कर रहे हो और इस बार कुछ अलग कर रहे हो, तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कहेंगे। आप पहली बार ही पॉलिसी ला रहे हो, आज तक हम प्रोविजन बनाते ही नहीं थे, बेड डेट्स प्रोविजन, अब पहली बार बनाने लगे, तो ये तो नया हुआ ना, ये चेंज इन पॉलिसी थोड़ी ना हुआ कि पहले नहीं बनाते थे अब बना रहे हैं, इसको पॉलिसी नहीं बोलते। कोई पॉलिसी आपके पास होना चाहिए, वो आप चेंज करो। तो कंसिस्टेंसी के बारे में देखो, लास्ट लाइन में 3 लिखा है, बाय स्टेट्यू, बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मींस बाय कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और बाय मोर appropriate presentation of financial statement. In 3 cases consistency can be break. तीसरा है accrual basis of accounting. Accrual basis तो आप सब जानते हो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। There are 2 system of accounting, one is cash system and other is mercantile system. In cash system, all cash payments and receipts are recorded in financial statement during the period, whether it is related to current period or next period or previous periods. यानी मैंने इस बार सैलरी दी एक बंदे को, इस साल की भी दी, अगले साल के 1 महीने की भी दे दी, और लास्ट ईयर का एक एरियर था 1 मंथ वो भी दे दी, 3। तो तीनों में इसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस में लिखूंगा, ठीक है ना। तो कैश सिस्टम में कैश पेमेंट्स जाते हैं, एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट बेसिस, नॉट ऑन अक्रूवल बेसिस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर नॉट रिकॉर्डेड। मैंने इंश्योरेंस प्रीपेड पे कर दिया 1000, पूरा 1000 लिख दूंगा मैं, ठीक है, वेदर इट इज रिलेटेड टू नेक्स्ट पीरियड, जबकि प्रीपेड तो नेक्स्ट ईयर पीरियड होता है, बट फुल रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट एंड रिसिप्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑन कैश बेसिस। तो अंडर दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एज सुन एज दे ऑकर, वेदर आर नॉट कैश और कैश इक्विवेलेंट इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड। तो अक्रूवल सिस्टम उल्टा हो गया, क्या हो गया, ऑल ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द पीरियड रिकॉग्नाइज एज सुन एज दे ऑकर। जैसे हुआ, मैंने किससे वर्क परफॉर्म किया, एम्प्लॉय से, उसका महीना कंप्लीट हो गया, मैं सैलरी लिख लूंगा, वेदर इट इज पेड और नॉट, इट मींस इट इज आउटस्टैंडिंग, इवन इफ आउटस्टैंडिंग इट इज रिकॉर्डेड। तो वेदर और नॉट कैश और कैश इक्विवेलेंट इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड, आपने एक्चुअली रिसीव किया, मैंने किसी के लिए वर्क परफॉर्म कर दिया, एजेंसी बिजनेस था, मेरा कमीशन ड्यू हो गया बट नॉट रिसीव, बट मैं लिखूंगा क्योंकि ट्रांजेक्शन तो फुलफिल है। तो एनी ट्रांजेक्शंस कैरिड आउट ड्यूरिंग द पीरियड शुड बी रिकॉर्डेड in respect of expenditure, in respect of income, whether received or not, whether paid or not, ठीक है ना। ये accrual concept में होता है। Accrual basis ensure better matching between the revenue and cost and profit and loss obtained. Means accrual concept is followed by matching concept, where all expenses and income, revenue during the period matched with expenses during the period. Means revenue generated during the period and expenses regarding generation of that revenue should be recorded in same period. मालूम पड़ा आपने रेवेन्यू तो इस साल जनरेट किया और खर्चे अगले साल पे किए, तो अगर ऐसा करोगे आपके, मैंने इनकम इस बार कमाई 1.5 लाख रुपए और इसका एक्सपेंडिचर अभी दिया नहीं था, नेक्स्ट ईयर में दूंगा, तो एक्सपेंडिचर नेक्स्ट ईयर में लिखाएगा, इनकम यहां लिखाएगी, तो मैचिंग सही नहीं हो पाएगा ना, आपका प्रॉफिट सही थोड़ी ना आएगा। तो प्रॉफिट किसे कहते हैं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द सेम पीरियड, तब आप कहोगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कि इस कमाई के लिए इतना खर्चा किया, या इन एक्सपेंसेस से हमने इतनी कमाई की, ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें लिखी हुई मिलेगी आपको, पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना।
अब अगला पैराग्राफ, अकाउंटिंग पॉलिसीज। व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी, होती क्या पॉलिसीज, पहली बात तो ये। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफर टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स and method of applying those principles adopted by the enterprise in preparation and presentation of financial statement. So any principles and any methods to apply that principles in presentation and preparation of accounting policy. बनाते समय जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो बैलेंस शीट ऐसे बनेगी, पीएनएल ऐसे बनेगा, इसमें ऐसे डिस्क्लोज करेगा, तो वो सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वही अकाउंटिंग पॉलिसीज होते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल देखिए आप नेक्स्ट पेज पे मिलेगा। फॉर इन केस ऑफ इन्वेंट्री, फीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड, तो डिस्क्लोजर ऑफ मेथड ऑफ वैल्यूएशन, मेथड ऑफ वैल्यू, इट शुड बी डिस्क्लोज। इट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। कैश फ्लो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, ये आपको डिस्क्लोज करना है। डेप्रिसिएशन, SLM, WDV एक्सेट्रा। लिस्ट ऑफ द अबव इज नॉट एग्जॉस्टिव, डेफिनेटली एग्जॉस्टिव नहीं, और भी होते हैं। इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। ऐसे बहुत सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है ना। AS10 में फिक्स्ड असेट्स वैल्यूड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट और वैल्यूड एट रिवैल्यूएशन फिगर, मींस दो कंसेप्ट है वहां, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट और एक रिवैल्यूएशन कंसेप्ट। वहां पर यह होता है कि आप हिस्टोरिकल में हमेशा वही पुरानी वैल्यू पे ही चलाते रहो, बस डेप्रिसिएशन लगाते रहो। लेकिन आप चाहो तो रिवैल्यूएशन भी कर सकते हो, तो रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट अलग है। तो आपने क्या किया, ये आपको डिस्क्लोज करना है, हिस्टोरिकल कंसेप्ट फॉलो किया है या रिवैल्यूएशन कंसेप्ट। तो ऐसे कई होती है, ठीक है। फिर अब दूसरा सेकंड नंबर क्वेश्चन बनता है, बस इसके अलावा से इसमें कुछ भी नहीं है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको यहां मिलेगा पेज नंबर 3.24 पे रहे हम। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, इसको लिखो क्वेश्चन नंबर 2। और क्या लिखोगे पूरा क्वेश्चन, What are the factors to be considered in selection of accounting policies? What are the factors? Selection of accounting policies के लिए फैक्टर क्या क्या होना चाहिए, तो 3 फैक्टर। तो ये पूरा एस जो है आपके 3 पॉइंट में खत्म होता है। एक तो ये हो गया आपका, सॉरी 2 पॉइंट में खत्म होता है। एक तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्वेश्चन नंबर 1, 1, 2, 3, और ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टर्स। तो फैक्टर्स का क्वेश्चन नंबर 2 है। फैक्टर्स मींस हाउ टू डिसाइड अकाउंटिंग पॉलिसीज, कैसे हम डिसाइड करें कि ये पॉलिसी हमारे लिए अच्छी है, ये पॉलिसी अच्छी है। तो विच आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर व्हाइल सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। इसमें 3 पॉइंट, प्रूडेंस, उसके बाद मटेरियलिटी, पहले सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, और मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब रॉ मटेरियल नहीं है, मटेरियलिटी का मतलब महत्वपूर्णता, इंपॉर्टेंस। तो 3 पॉइंट ये खत्म हो जाएगा। प्रूडेंस, प्रूडेंस आप सभी जानते हो, पढ़ा हुआ है आपका भी। प्रूडेंस मतलब ये वही है कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, वेयर ऑल एक्सपेक्टेड लॉसेस शुड बी प्रोवाइडेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो अगले सालों में एक्सपेक्टेड लॉसेस होने की संभावना है उनको आप प्रोविजन बना सकते हो पहले से, इसलिए हम बेड डेट्स प्रोविजन बना देते, प्रोविजन फॉर लॉस बना देते। तो ऑल एक्सपेक्टेड लॉसेस टू बी प्रोवाइडेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, बट एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। आपको आगे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, उसके लिए पहले से इनकम मत लिखो, तो इनकम का प्रोविजन नहीं बनेगा, लेकिन एक्सपेंडिचर लॉस का प्रोविजन बन सकता है। In a view of uncertainty associated with the future events, profit are not anticipated, but losses are provided for as a matter of conservatism. Provisions should be created for all known liabilities and losses. Underline all known, पता होना चाहिए confirm कि होना ही। All known liabilities, losses, even though the amount cannot be determined with certainty. अमाउंट चेंज होगा, इसलिए हम प्रोविजन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, प्रोवाइडेड, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड है ना। एग्जैक्ट होगा पता नहीं, बट है एक्सपेक्टेड तो है। तो known liabilities and losses even though the amount cannot be determined with certainty and represents only best estimate in the light of available information. The exercise of prudence in selection of accounting policies ensure the profit are not overstated.
क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर लॉस होने वाले तो अभी आपने बहुत सारा प्रॉफिट दिखा दिया, पता लगा जब जैसे ही लॉस होगा आपका प्रॉफिट डाउन हो जाएगा, तो आप अभी से लॉस का प्रोविजन बना दोगे तो प्रॉफिट अभी से ओवर स्टेटेड नहीं होगा। एंड लायबिलिटीज आर नॉट अंडर स्टेटेड, क्योंकि आपने प्रोविजन बना दिया, तो अब आप प्रोविजन कहां जाएगा, प्रोविजन की एंट्री क्या होगी, एक तरफ तो P&L अकाउंट में डेबिट हो जाएगा वो, और एक तरफ यहां आ जाएगा। तो ना प्रॉफिट आपका ओवर स्टेटेड है और ना आपकी लायबिलिटी ओवर स्टेटेड है, लायबिलिटी भी बढ़ गई और लॉस प्रॉफिट भी कम हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल आप कर लेना ही होगा, एग्जाम्पल 1, 2। दूसरा है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये तो बहुत बार आपने शायद सुना होगा। सब्सटेंस मींस एक्चुअलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, ओवर फॉर्म मतलब ओवर लीगल फॉर्म। तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन, एक्चुअलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन इज ऑलवेज ओवर किससे ओवर इट्स लीगल फॉर्मेलिटीज, इसकी लीगल फॉर्मेलिटी से ओवर रहेगी। इसको समझने के लिए एक बात बताते हैं कि जैसे हायर परचेस ट्रांजेक्शन में आपने देखा, हायर परचेस ट्रांजेक्शन में परचेजर क्या एंट्री करता है, क्या वो अपने बुक्स में असेट्स अकाउंट डेबिट कर लेता है, तो हायर वेंडर्स अकाउंट ये एंट्री करता है, ये कर लेता है एंट्री जब, और ये असेट्स उसके बैलेंस शीट में आ भी जाती है। हालांकि इसके अगेंस्ट में भी लायबिलिटी है, पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होगा। और हायर परचेज में तो एक और खास बात है कि ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी, कब होगी, फाइनल इंस्टॉलमेंट के बाद। तो फिर अब ऑनरशिप जब आई नहीं रही तो फिर अभी से क्यों लिख रहे हो आप असेट, आप ऑनर ही नहीं हो। फिर भी हम लिखते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी परमिशन देता है आपको लिखने। ये वह सब्सटेंस ओवर फॉर्म यानी लीगल फॉर्मेलिटी क्या कह रही है, लॉ के हिसाब से क्या कह रहा है कि कब होगी ऑनरशिप ट्रांसफर, ऑन लास्ट पेमेंट। बट सब्सटेंस मींस एक्चुअलिटी क्या दिख रही है आपको कि सामने वाले को आपने हैंड ओवर कर दिया गुड्स, फिजिकल पोजीशन दे दिया, इसके रिस्क एंड रिवार्ड्स दे दिए, यानी एक तरीके से उस असेट्स को कुछ भी यूज करे हो, उससे कमाए तो भी उसी का, लॉस हो तो उसी का। तो whenever all risk and rewards are transferred, it means actually transaction completed. It is legal formality that ownership will be transferred on payment of last installment. So always substance prevail over its legal formality. Means transaction should be recorded on the basis of substance of transaction, not on the basis of its legal formality. अगर legal formality के हिसाब से जाए तो ये एंट्री तो हमें अभी करना ही नहीं चाहिए। अभी तो बस हमें पेमेंट की एंट्री करना चाहिए, उसको एडवांस पेमेंट मानते हैं और आखिरी में असेट्स लिखना चाहिए। तो लॉ ये कहता है, AS1 ये कहता है कि ऑलवेज ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सब्सटेंस मींस इट्स एक्चुअलिटी। आपने बिल्डिंग ले ली किसी की, पूरा पेमेंट कर दिया, चाबी भी ले ली, पोजीशन भी आ गया। कई बार होता है रजिस्ट्री बाद में करवा लेंगे, बहुत अच्छे लोग हैं तो विश्वसनीयता है, कोई दिक्कत नहीं, रजिस्ट्री में खर्चा बहुत आता है इसलिए। तो अभी मकान लिया इतना महंगा, ऑलरेडी इतना सारा पेमेंट दे दिया मैंने, अब रजिस्ट्री में और लगेंगे 2-5 लाख, तो मैंने सोचा रजिस्ट्री रोक लो, बाद में करवा लेंगे। पोजीशन तो मिल ही गया, तो पोजीशन मिल गया, अमाउंट दे दिया आपने, इट मींस ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड, बिल्डिंग अकाउंट शुड बी डेबिटेड। लीगल फॉर्मेलिटी रजिस्ट्री वो बाद में होती रहेगी। तो सब्सटेंस प्रिवेल ओवर इट्स लीगल फॉर्मेलिटी। और लास्ट है मटेरियलिटी। व्हाट इज मटेरियल? मटेरियलिटी मींस इंपॉर्टेंस। अब व्हाट इज मटेरियल? इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस। 1 रुपए मेरे लिए मटेरियल नहीं है, लेकिन 1 रुपए की एंट्री, 1 रुपए की गलती हर बिल में हुई और मेरे हजारों बिल रोज के बनते हैं, तो 1 रुपए मेरे लिए मटेरियल हो गया। तो व्हाट इज मटेरियल? इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस। विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन और विच टाइप ऑफ अमाउंट इज मटेरियल? इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस एंड इट इज प्रोफेशनल जजमेंट, सब्जेक्ट टू प्रोफेशनल जजमेंट। इसलिए हम कैसे पहचाने सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज ऑन ऑल मटेरियल आइटम्स। मीन्स अब अंडरलाइन यहां पे, item the knowledge of which might influence the decision of user of financial statement is material item। यानी जिस आइटम को छुपाने से या बताने से आपके जो रीडर है, आपके बुक्स, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पढ़ेंगे उन लोग का डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है, तो वो आइटम मटेरियल है। इट शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली, क्योंकि उसको बताने से, उसको डिस्क्लोज करने से उसका डिसीजन बदल सकता है। तो ऐसे आइटम आप छुपाओ मत, डिस्क्लोज करो। तो ऑल मटेरियल आइटम शुड बी डिस्क्लोज विच इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
For example, a small amount lost by fraudulent practice of certain employee can indicate a serious flaw in the enterprise internal control system. वही अभी जो एग्जांपल दिया कि मान लो अमाउंट छोटा सा 1 रुपए का है, लेकिन वो 1 रुपए की मिस्टेक बार बार हो रही रिपीटेटिव, तो मटेरियल हो सकता है, क्योंकि उसके कारण कोई बड़ा फ्रॉड समझ में आ सकता है, हो सकता है। बैंक में एक बंदे के पास पूरे सेविंग अकाउंट हैंडल करने का चार्ज था। अब कई सेविंग अकाउंट, हजारों सेविंग अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाते हैं, जिनमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ बहुत दिनों से। उसने क्या किया कि हर सेविंग इनऑपरेटिव अकाउंट में से ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए अपना अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए, ठीक है, इनऑपरेटिव अकाउंट में। और इनऑपरेटिव अकाउंट वाले कोई आते भी नहीं है और किसी का उन पर ध्यान जाता भी नहीं है। अब 100 रुपए बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन बहुत सारे अकाउंट में अगर हो जाए तो मटेरियल आइटम बन जाएगा। फ्रॉड है ये बहुत बड़ा। तो व्हाट इज मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, ठीक है। इसलिए आगे लिखा हुआ है लाइन में कि इन सर्टेन केसेस क्वांटिटेटिव लिमिट ऑफ मटेरियलिटी इज स्पेसिफाइड। अ फ्यू एग्जांपल, कुछ जगह पे क्वांटिटेटिव अमाउंट दिया हुआ है, जैसे कंपनी लॉ में अ कंपनी शुड डिस्क्लोज बाय वे ऑफ नोट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी आइटम ऑफ इनकम और expenses which exceeds 1% of revenue or 1 lakh whichever is higher। मतलब लॉ में भी कुछ जगह मटेरियल आइटम बताए गए हैं। वैसे तो मटेरियल आइटम सब्जेक्ट टू प्रोफेशनल जजमेंट है, लेकिन कहीं कहीं जैसे लॉ में बताया गया है कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर 100 lakhs का रेवेन्यू 100 लाख का, तो इसका 1%, इसका 1% मतलब 1 लाख, या इसको एक काम करते हैं, इसको हम रख देते हैं 80 lakhs, 80 लाख का 1% हो गया 80,000, ठीक है ना, 80,000 हो गया। तो 80,000 या 1 लाख रुपए, विच एवर इज, क्या लिखा हुआ ध्यान से देखो, हायर। तो हायर क्या हुआ, हायर हुआ 1 लाख। यानी अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा के कोई एक्सपेंडिचर हैं तो आप उसको सेपरेट हेडिंग में दिखाओ, किसी में मिक्स मत करो। ऐसा मत लिखो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 1 लाख, ऐसा नहीं, गलत। ये बड़ा अमाउंट है ना, तो ये मटेरियल आइटम हो गया जो आपके 1% से ज्यादा का है, जो भी एक्सपेंडिचर, उसके लिए सेपरेट हेड बनाओ, उसको अलग से डिस्क्लोज करो, अदर आइटम में मत इंक्लूड करो। यही रीजन है कि पेन अकाउंट में इतने सारे खर्चे लिखे होते हैं। वरना आप सोचो कि पेन अकाउंट तो बहुत छोटा सा बन सकता है, 2 लाइन में। रेवेन्यू लिखा इधर लिख दिया ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस, खत्म, ये नेट प्रॉफिट आ गया, खत्म। ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस हेडिंग एक ही। हम टेली अकाउंटिंग करें या मैनुअल अकाउंटिंग करें या बड़े सॉफ्टवेयर में, बहुत सारे एक्सपेंसेस का नाम एक एक्सपेंस लिखा, इसी में सैलरी, कन्वेंस, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस सब इसी में डाल दिया, जितने भी थे। बोलो अब ऐसा पीएनएल तुम्हारे सामने गया, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तुम, कैसे डिसीजन लोगे? बैंक में गया यही, तो बैंक वालों को समझ में आएगा कि खर्चे किस किस आइटम में ज्यादा करता है, किस में कम। हो सकता है इसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो सकता है इसमें एम्प्लॉइज की सैलरी बहुत ज्यादा हो। तो ये सब आइटम मटेरियल होते हैं, इसलिए अलग अलग डिस्क्लोज होते हैं, वो इसी कंसेप्ट के कारण होते हैं। इसलिए लोग इंटरेस्ट अलग दिखाते हैं, सैलरी टू एम्प्लॉइज अलग दिखाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अलग दिखाते हैं, वरना ऐसे नहीं लेते हो। तो कौन कौन सा आइटम अलग अलग दिखाना है, सेपरेट दिखाना है। तो ऑल मटेरियल आइटम शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली विच इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ users. And what is material? So there is no exhaustive list of materiality, but in few cases material items are number 1 as per Companies Act 1% of revenue or 1 lakh whichever is higher, means any amount of income or expenditure exceeding this limit is material. ये material, it should be disclosed separately. एक और material item क्या है? The company should disclose in notes to accounts share in the company held by each shareholder. ये notes to accounts में दिखाना है। क्या दिखाना है? ये notes to accounts में ये वाला आइटम भी आप जैसे इसका नोट बना सकते हो। जैसे आप मान लो आपने मिसलेनियस एक्सपेंस में लिख भी दिया, तो आप उसका नोट बना के उसको अलग अलग डिस्क्लोज करना है, या फिर यहीं पे सेपरेट हेडिंग बना दो। और ऐसे एक और है नोट्स टू अकाउंट्स में, शेयर्स इन द कंपनी हेल्ड बाय ईच शेयर होल्डर होल्डिंग मोर देन 5% शेयर्स। तो आप देखना कभी आपने किसी कंपनी की फाइनल रिपोर्ट देखी होगी, उसमें आगे शेयर होल्डिंग का पेज लगा होता है, जितने भी मेजर शेयर होल्डर होते हैं उसका डिस्क्लोजर होता है कि मिस्टर रामलाल के पास इतने शेयर, श्यामलाल के पास इतने शेयर। तो किसको लिखा ना, मोर देन 5% शेयर्स,
स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, इट शुड बी डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट्स। अलग से डिस्क्लोज करना चाहिए उन सारे शेयर होल्डर के नाम जिनके पास 5% से ज्यादा शेयर्स हैं। मैनर ऑफ डिस्क्लोजर, तो ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन शुड बी डिस्क्लोज। लिखा है, अब अंडरलाइन यहां करने के लायक बात है सेकंड पैराग्राफ में, डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एज सच शुड फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है, यानी जहां पर आपका पेन लगा है बैलेंस शीट लगी, कैश फ्लो लगा, वहीं पे लगना है, उसी का पार्ट है। आगे लगाओ या पीछे लगाओ, लेकिन उसी का पार्ट है। ठीक। और एक और बात, एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी शुड नॉर्मली बी डिस्क्लोज एट वन प्लेस। अंडरलाइन कर लो, वन प्लेस। यानी ऐसा नहीं कि मैंने एक पेज के नीचे लिख दिया कि स्टॉक वैल्यू डेट फीफो में था, फिर 2 पेज छोड़ के तीसरे पेज पे लिख दिया कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू डेट कॉस्ट और फेयर वैल्यू, फिर चौथे पेज पे लिख दिया डेप्रिसिएशन एसएल। ऐसा नहीं, all accounting policies should be disclosed at one place, and that statement is form part of financial statement. The disclosure statement is form part of financial statement. ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, अब क्या लिखा हुआ है, डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन वेन एवर अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज्ड। तो नीचे लिखा है 2 पार्ट में, देखो आप, मटेरियल इन करंट पीरियड, कुछ चेंज जो होते हैं वो इस ईयर को इफेक्ट ज्यादा करेंगे, और कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो अगले सालों को इफेक्ट करेंगे। तो मटेरियल इन करंट पीरियड, वो जो चेंज किया वो मटेरियल आइटम है फॉर करंट पीरियड। इफ अमाउंट असर्टेन, इफ अमाउंट नॉट असर्टेन, इफ अमाउंट असर्टेन, अमाउंट टू बी डिस्क्लोज। कितने का इफेक्ट आया उस पॉलिसी को चेंज करने में, लिफो से फीफो पे आया, फीफो से वेटेड एवरेज पे आया, तो स्टॉक में 10,000 का चेंज आया, अमाउंट असर्टेनेबल है, इट शुड बी डिस्क्लोज। डब्ल्यूडीवी से एसएलएम पर आया, अमाउंट असर्टेनेबल है, लिखो। और वेयर नॉट असर्टेनेबल, तो द फैक्ट दैट द अमाउंट कैन नॉट बी असर्टेन ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, द फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज। ये फैक्ट बताओ कि हम असर्टेन नहीं कर पा रहे हैं, दैट द अमाउंट कैन नॉट बी असर्टेन। और इधर क्या लिखा है, नॉन मटेरियल इन करंट पीरियड बट असर्टेनेबल in later period, तो the fact of such change in later period to be disclosed in current period. इस पीरियड में ये बताओ कि this accounting change in accounting policy does not affect current period but it materially affect subsequent period. तो ये fact इस current period में दिखाओ, that later period में ये fact क्या रहेगा। यानी आपको जब भी चेंज होगा कुछ तो डिस्क्लोज करना है, या तो अमाउंट डिस्क्लोज करना है, या अमाउंट नहीं है तो वो डिस्क्लोज करना है। अब इन्हीं से रिलेटेड एग्जांपल से स्टार्ट हो गए आपके। अब ये सारे एग्जांपल 1 2 3 4 आपको बहुत सारे एग्जांपल नजर आएंगे। इसके लिए मैं चाहूंगा पहले आप खुद पढ़ें, क्योंकि मुझे पता है इसमें डाउट्स आएंगे, है ना, डाउट्स आएंगे। यहां आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाता है। मतलब इस पूरे एएस में अगर 2 चीज है तो वो मैंने बताई आपको, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्पशन, क्वेश्चन नंबर 2 दिस। ये अलग से भी आ सकते हैं आपको 4-5 नंबर में, और इन्हीं से रिलेटेड आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए एक कोई सा भी एक एग्जांपल मैं बताता हूं, बाकी आप लोग करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 3.28, ये वाला तो किससे रिलेटेड दिख रहा है मुझे, फीफो मेथड यानी स्टॉक वैल्यूएशन से रिलेटेड दिख रहा है। और स्टॉक वैल्यूएशन चेंज करना फीफो टू वेटेड एवरेज या वेटेड एवरेज टू फीफो, इट मींस चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाता है। ऐसे एक और होता है कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, AS2 में लिखा हुआ है कॉस्ट और एनआरवी, तो कभी कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, कभी कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पर करते हैं। तो ये अगर आप मेथड चेंज करते हो तो ये भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज कहलाएगा। फिर आगे चलते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये जरूर मुझे समझाना। ABC लिमिटेड वाज मेकिंग प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज, प्रोविजन बनाते हैं। और अभी हमने पढ़ा प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से क्या पढ़ा, एक्सपेक्टेड लॉसेज जो होते हैं इट शुड बी अकाउंटेड फॉर, ये फर्स्ट एस में लिखा हुआ है। तो जब भी प्रोविजन बनाने का कोई क्वेश्चन आता है फर्स्ट ग्रुप में, तो वो डेफिनेटली S1 का होगा, ये समझ लो। कोई आइटम अलग से दिखाने का कोई क्वेश्चन आएगा, समझ लो वो AS1 का होगा, मटेरियलिटी का। कोई इस तरह का होगा सब्सटेंस और फॉर्म वाला, मतलब ये आपको सोचना पड़ेगा। वहां एग्जाम में लिखा हुआ है शायद ना आए, कई बार तो लिख देते हैं कि एज पर AS1, बट कई बार नहीं लिखते,
सेकंड ग्रुप में हम और भी एस पढ़ेंगे, वहां है कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट। तो कुछ कंटिजेंसी वहां आती है। एस 29 है प्रोविजंस एंड कंटिजेंट लायबिलिटी का एंड कंटिजेंट एसेट। तो प्रोविजंस का वहां पर भी है, लेकिन फर्स्ट ग्रुप में अगर आता है तो आपको उसका रेफरेंस मत दो, आप तो ये समझ जाओ फर्स्ट ग्रुप में अगर प्रोविजन का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है मतलब वो डेफिनेटली इसका है। तो अब बात ये है कि ये लोग क्या करते थे कि जो नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज है, स्लो मूविंग आइटम होते हैं, बहुत कम बिकते हैं, पड़े रहते हैं, तो खरीदे कब थे बिकेंगे कब, कई दिनों का टाइम हो जाता है, बहुत कम स्लो मूविंग आइटम है। तो कंपनी की पॉलिसी क्या है, मेकिंग प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज बेस्ड ऑन इश्यू फॉर लास्ट 12 मंथ अप टू 31 मार्च। किस पे बेस्ड रहेगा, लास्ट 12 मंथ में कितनी बार इश्यू हुआ उसके हिसाब से प्रोविजन बनाते हैं। कंपनी वांट्स टू प्रोवाइड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 17 बेस्ड ऑन टेक्निकल इवेल्युएशन। 2016 में कैसे किया था, लास्ट 12 मंथ इश्यू, लास्ट 12 मंथ इश्यू के बेसिस पे 2016 में उन्होंने ऐसे प्रोविजन बनाया था। अब 2017 में कैसे प्रोविजन बनाना चाहते हैं वो, तो बेस्ड ऑन टेक्निकल इवेल्युएशन, उन इन्वेंट्री का टेक्निकल इवेल्युएशन निकालना चाहते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 100 लैक्स, कितने की 100 लैक्स। प्रोविजन रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन 12 मंथ इश्यूज, यानी अगर ये इसी बेसिस पे निकालते हैं तो इनका वैल्यूएशन प्रोविजन आता है 3.5 लाख, और अगर टेक्निकल व्यू के बेस पे निकालते हैं तो 2.5 लाख आता है। यानी इनकी इच्छा है कि इस बार प्रोविजन टेक्निकल बेसिस पे बनाया जाए, जबकि लास्ट ईयर जो बनाया था वो 12 मंथ इश्यू बेसिस पे बनाया था, और अभी भी अगर 12 मंथ इश्यू बेसिस पे बनाते तो 3.5 लाख, यानी 1 लाख का फर्क आ जाएगा। यानी इनका प्रोविजन 1 लाख रुपए कम आ रहे हैं। तो क्या पूछ रहे हैं, ये तो हुआ क्वेश्चन, डज दिस अमाउंट टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड कैन द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ प्रोविजन। तो पहले पूछ रहे हैं, पहला क्वेश्चन तो ये बताना है कि डज इट अमाउंट टू चेंज इन पॉलिसी, क्या पॉलिसी चेंज है या मेथड चेंज। दो बात होती है, ध्यान रखना। एक होती है पॉलिसी, पॉलिसी मीन्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो कंसिस्टेंटली, और एक होती है चेंज इन मेथड ऑफ कैलकुलेशन। तो दोनों बात पूछ रहे हैं, डज इट दिस अमाउंट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड कैन द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ प्रोविजन। अब एक जगह मेथड पे सर्कल बनाओ, एक जगह पॉलिसी पे सर्कल बनाओ तो याद रहेगा। तो पहली बात तो बता दो कि दिस इज नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तब होता, कंपनी की पॉलिसी तो लास्ट ईयर भी थी टू प्रोवाइड फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्री, ये पॉलिसी थी टू प्रोवाइड फॉर नॉन मूविंग, और वही यहां पर भी, यहां पर भी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, बस उसका कैलकुलेशन का जो तरीका था वो बदल दिया। तो ये तो चेंज इन पॉलिसी थोड़ी ना हुआ, चेंज इन मेथड हुआ ना। मैं पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में 5% बनाता था, अब मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4% बनाने लगा, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड ऐसा लगा। तो अब है तो प्रोविजन टू प्रोविजन, यानी प्रोविजन तो पहले ही बनाता था, प्रोविजन तो अभी भी बना रहा हूं, तो प्रोविजन तो बना रहा हूं ना, प्रोविजन बनाना बंद कर दिया क्या मैंने, ठीक है। ऐसे यहां प्रोविजन पहले ही बना रहा था, यहां भी बना रहा था, बना रहा हूं, तो प्रोविजन तो बना रहा है, ये पॉलिसी थी प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग आइटम, ये प्रोविजन। हाँ, अगर ऐसा करते कि कंपनी वांट्स टू डिसकंटिन्यू द प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग आइटम्स, तो इसका मतलब ये चेंज हो गया कि पहले बनाते थे अब बनाना ही बंद कर दिया। ये चेंज करना तो मेथड चेंज करना होता है, ठीक है। तो दिस इज नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इट इज ओनली चेंज इन मेथड ऑफ असर्टेनिंग द अमाउंट। तो ये पूरा पैराग्राफ में आप पढ़ोगे ये सारी बातें, ठीक है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली कि सर ऐसे तो फिर डेप्रिसिएशन में भी जो डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड, अब डेप्रिसिएशन जो है वो एसएलएम से लगाए या डब्ल्यूडीवी से लगाए, तो ये भी मेथड है। यस, आजकल इसमें भी ऐसे ही हो गया है। चेंज इन मेथड ऑफ वैल्यूएशन, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। आजकल उसको अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलते हैं, अब आजकल उसको चेंज इन अकाउंटिंग मेथड बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हो गया उसमें भी, ठीक है। अगर उसका भी क्वेश्चन आता तो उसमें हम ये लिखेंगे दिस इज नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इट इज ओनली चेंज इन अकाउंटिंग मेथड ऑफ असर्टेनिंग द डेप्रिसिएशन, ये फर्क है। तो यहां पर इस तरीके से अगर हम चेंज करते हैं 5 की 4 कर दिया, तो ये तो मेथड चेंज हुई, पॉलिसी चेंज कहां हुई।
जैसे यहां पर भी बना तो रहे ना, तो पॉलिसी चेंज कहां हो। तो इसके लिए लास्ट लाइन आप पढ़ेंगे इसके सॉल्यूशन की, या स्टार्टिंग लाइन में लिखा हुआ है, डिसीजन मेकिंग प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग आइटम ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल इवेल्युएशन डज नॉट अमाउंट टू चेंज इन पॉलिसी। ठीक है ना, ये चेंज इन पॉलिसी नहीं है। और एक बात और पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी कि वेन एवर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंज इन मेथड, द अमाउंट इफ असर्टेनेबल इट शुड बी डिस्क्लोज, एंड इफ अमाउंट नॉट असर्टेनेबल देन द फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज दैट द अमाउंट कैन नॉट बी असर्टेन। नहीं कर रहे हो तो भी बताओ कि हम नहीं कर पा रहे, और कर रहे हो तो भी बताओ। तो कैसे बताया है वो नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ मिलेगा, है ना। एक नोट लिखा है इन्होंने, अकाउंटिंग नोट, कंपनी हैज प्रोवाइडेड नॉन मूविंग इन्वेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल इवैल्यूएशन अनलाइक प्रेसीडिंग ईयर। Had the same method been followed as in the previous year, the profit of the year corresponding effect on the year and net asset would have been lower by 1 lakh। अगर मान लो ये लास्ट ईयर की पॉलिसी अडॉप्ट करते तो इस बार पीएनएल अकाउंट में 3.5 लिखते, जबकि लिखा कितना है, 2.5 लाख लिखा है। तो अगर 3.5 लिखते तो 1 लाख रुपए से प्रॉफिट और कम आता ना, तो लोअर बाय 1 लाख। तो इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज, फाइनेंशियल इफेक्ट्स डिस्क्लोज होना चाहिए ताकि जो रीडर है वो समझ सके इस बात को। तो आपको इन सारे क्वेश्चन को करते समय ऐसे बातें सोचना है। एक 4th नंबर क्वेश्चन पर आओ, इलस्ट्रेशन पर। इतना बड़ा है, पढ़ के देखना है इसको एक बार, कुल मिला के बताता हूं मैं क्या हुआ इसमें कि कंपनी ने बहुत सारे लोन ले रखे हैं, सपोज पब्लिक डिपॉजिट्स ले रखे, तो आपको इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा ड्यू डेट तक। बिल्कुल ठीक है, तो ड्यू डेट तक का इंटरेस्ट आप आउटस्टैंडिंग मान के लिख देते हो पीएनएल में। लेकिन आपने भी फाइनल सेटलमेंट नहीं किया, फाइनल सेटलमेंट आपका और 2, 4, 5 महीने बाद होगा, रीपेमेंट, एक्चुअल रीपेमेंट। तो कायदे से क्या होना चाहिए, आपको इंटरेस्ट, मान लो ये ड्यू डेट है तो ड्यू डेट तक का लिखा, और एक्चुअल रीपेमेंट आप 3 महीने बाद करोगे, 30 जून को करोगे, तो इन 3 महीने का भी इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड होना चाहिए कि नहीं। प्रूडेंट कंसेप्ट क्या बोलता है, एक्सपेक्टेड लॉसेस टू बी प्रोवाइडेड। जब मैंने किसी से लोन लिया है और मैं डिफॉल्टर हो गया हूं, ठीक है, अब मैं पेमेंट लेट करूंगा तो भी मुझे इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, कि नहीं देना पड़ेगा। तो आपने इंटरेस्ट इसलिए नहीं लिखा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि लोगों ने भी मांगने नहीं आए, ठीक है, या उन्होंने क्लेम किया बट हमने अभी तक एक्नॉलेज नहीं किया कि हम देंगे। क्लेम अगेंस्ट कंपनी बट नॉट एक्नॉलेज एज डेट्स, हमने एक्सेप्ट नहीं किया कि हम देंगे, तब तक हमने उसको एक्चुअल लॉस नहीं माना, कंटिंजेंट लायबिलिटी मान के नोट में दिखा दिया, गलत। ये बात सही है कि क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज कंटिंजेंट होते हैं, लेकिन इस केस में ये नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो टाइम वाइज एक्रूड होता है। जब तक मैं पेमेंट नहीं करूंगा तब तक का इंटरेस्ट तो देना ही है। कंफर्म लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी कहां से आ गई। कंटिंजेंट लायबिलिटी तो क्या होती है, विच में और में नॉट, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कोई मेरे ऊपर कोर्ट केस चल रहा था, है ना, वहां पर 1 लाख रुपए का किसी ने मुझे क्लेम कर दिया। अब हो सकता है कि मैं जीत जाऊं और हो सकता है मैं हार जाऊं, तो वो होता है कंटीजेंसी, विच में और मे नॉट हैपन इन फ्यूचर। लेकिन यहां तो कंफर्म है फ्यूचर में इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, थोड़ा कम देना पड़ सकता है, वो बात अलग है, सेटलमेंट में थोड़ा कम हो जाता है, तो आप प्रोविजन तो बनाना चाहिए ना। वेयर नॉन लायबिलिटीज, मैंने आपको थ्योरी में ऊपर पढ़ा है, आप वापस जाके पढ़ना। प्रूडेंट कंसेप्ट में क्या कहता है, ऑल नॉन लायबिलिटीज एंड लॉसेस शुड बी अकाउंटेड फॉर वेयर द अमाउंट कैन नॉट बी असर्टेड एग्जैक्टली। अमाउंट एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, एस्टिमेटेड हो सकता है, बट लायबिलिटी तो कंफर्म है। तो इसी के ऊपर ये क्वेश्चन बनाया 4th नंबर प्रूडेंस कंसेप्ट के ऊपर। अब पढ़ना पूरा ध्यान से और फिर करना, इस तरह सारे क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये अपना AS1 100% कंप्लीट है। चलिए, थैंक यू सो मच।